आरके की कॉल के बाद तुरंत ही कबीर और कार्तिकेय मानसी के पास से आरके से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही आरके ने कबीर और कार्तिकेय को बताया कि कोई उनके 3 कंसाइनमेंट गायब कर चुका है। उनके सारे शराब के अड्डे बर्बाद हो चुके हैं। शिमला में गैंग उन्हें वसूली भी नहीं दे रहे हैं और रियल एस्टेट का भी बुरा हाल है। आरके बताता कुल मिलाकर किसी ने रेवेन्यू पर हमला किया है। कार्तिकेय इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी आरके उसके गैंग मेंबर के गायब होने के बारे में भी बताता है। इसके बाद आरके बताता है कि कुछ लोगों के गायब होने की जगह पर एक कार्ड मिला है जिसमें काले रंग का हाथ का साइन है जिसकी मुट्ठी बंद है। साथ ही मास्टर जियो के मास्को जाने के बारे में बताता है। कबीर एक पुराने दोस्त को मास्को में फोन लगाता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो काले रंग के बंद मुट्ठी वाले हाथ का साइन इस्तेमाल करता है। उससे कबीर को पता चलता है कि एक ब्लैक हैंड नाम का इंटरनेशनल माफिया ग्रुप है जिसका लीडर नाइट वॉकर है। कार्तिकेय, कबीर और आरके तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो मास्टर जियो के घर की निगरानी रखेंगे और ब्लैक हैंड के आदमियों से पंगा लेंगे और फिर सरेंडर करके नाइट वॉकर के पास पहुंच जाएंगे। मास्टर जियो के सेफ हाउस में कुछ आदमी खड़े थे जिनके हाथ में M16 गन थी। वे सभी काले कलर के सूट पहने हुए थे। एक सोफे पर मास्टर जियो बैठे थे। उसके ठीक दूसरी तरफ एक आदमी बैठा था जो कि एक ओवरकोट पहने हुए था, एक हैट लगाया था जिससे उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके जूते भूरे लंबे बूट थे जो कि उसके लंबे शरीर से मैच कर रहे थे। वो कोई 1930 के दशक का विलन लग रहा था। यही नाइट वॉकर था जो कि ब्लैक हैंड इंटरनेशनल ग्रुप का लीडर था। उसने अपनी क्यूबन सिगार जला रखी थी। वहीं पर कार्तिकेय और कबीर भी साइड के सोफे पर बैठे थे जिन पर कुछ लोगों ने गन ताने हुए थे। मास्टर जियो डरे हुए थे। उनको नहीं मालूम था कि क्या होगा। कमरे में अजीब सा माहौल था और भयानक चुप्पी थी। कबीर और कार्तिकेय भी समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। सब सोच रहे थे कि कैसे यहाँ आकर फंस गए हैं। दरअसल आरके, कबीर और कार्तिकेय ने मिलकर मास्टर जियो के घर के आसपास निगरानी रखने का फैसला किया था। उसके बाद कबीर और कार्तिकेय ने खुद ही मास्टर जियो के घर पर नजर रखना शुरू किया कि जैसे ही ब्लैक हैंड का कोई भी आदमी उन्हें दिखेगा वे उसकी मदद से नाइट वॉकर तक पहुंचेंगे। अब कबीर और कार्तिकेय एक गाड़ी में बैठकर मास्टर जियो पर नजर रखने लगे और आरके ने भी अपने बचे लोगों को चारों ओर फैला दिया ताकि कुछ भी अजीब हो वे कबीर को खबर कर सके। वे आपस में बात भी कर रहे थे। कबीर, हम सिर्फ मास्टर जियो के घर पर नजर रखकर कैसे नाइट वॉकर तक पहुंच पाएंगे? अगर ब्लैक हैंड के आदमी आए भी तो वे हमें नाइट वॉकर तक नहीं पहुंचा सकते। कार्तिकेय ने कबीर की नजर वाली बात पर हैरानी से पूछा। हम नाइट वॉकर तक उसके आदमियों के जरिए ही पहुंचेंगे। मेरे पास आइडिया है कि जब भी ब्लैक हैंड के आदमी मिलेंगे हम उन लोगों से लड़ाई करेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे और जब हम ठीक ठाक आदमियों को चोट पहुंचा देंगे तब हम उनके हाथों खुद ही कैद हो जाएंगे। साथ ही उन्हें ये कह देंगे कि हम मास्टर जियो के खास आदमी हैं और हमारे पास तुम्हारे बॉस के लिए एक मैसेज है जिससे उन्हें हमें नाइट वॉकर तक ले ही जाना पड़ेगा। कबीर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमें नाइट वॉकर तक ही ले जाएंगे? उन्होंने हमें रास्ते में ही मार दिया तब क्या होगा? कार्तिकेय ने कबीर के प्लान से ही एक सवाल किया जो कि एक सही बात थी। कार्तिकेय, मैंने पहले ही कहा है कि हम उनके गुंडों को इतना मारेंगे कि उन्हें पता चल जाएगा कि हम कोई आम आदमी नहीं है और जब खुद ही सरेंडर कर देंगे तब वे जान जाएंगे कि हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। इसके बाद भी वे नहीं माने तो हमें उन्हें बताना होगा कि वे अपने बॉस को फोन कर लें कि बुद्धा उनसे मिलने आया है। इसके बाद तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि तब वे फोन करके पूछेंगे और नाइट वॉकर को पता होगा कि बुद्धा कौन है। कबीर ने फिर से कार्तिकेय को समझाने की कोशिश की। कबीर की बात सुनकर कार्तिकेय हैरान था कि वो अपनी जिस पहचान को अब तक छिपाए आ रहा था वो मास्टर जियो को बचाने के लिए उसे भी सामने लाने को तैयार था। कार्तिकेय एक चीज समझ गया था कि अगर कबीर बुद्धा के रूप में सामने आया तो नाइट वॉकर उससे मिलने को मना नहीं कर सकता था। आखिरकार बुद्धा बहुत ही लंबे समय तक पूरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे माहिर खिलाड़ी था जिसे हर कोई जानता था और उसके डर से थर थर कांपता था। अब कार्तिकेय को कबीर पर भरोसा था कि कबीर सब ठीक कर देगा। ठीक है, अगर तुम बुद्धा बन जाओगे तो तुम्हें कोई कैसे मना कर सकता है मेरे दोस्त? कबीर ने प्लान को समझते हुए कबीर से हंसते हुए कहा, चलो अब काम पर लगते हैं और मास्टर जियो को बचाते हैं। क्या तुम तैयार हो यार? इसमें खतरा भी हो सकता है। कबीर ने कार्तिकेय की तरफ देखा। खतरों से खेलना तो अपनी पुरानी आदत है मेरे यार। कार्तिकेय ने कबीर की तरफ आंख मारते हुए कहा। एक इशारा था कि अब वो रेडी है। इसके बाद वे दोनों ही अलग अलग पोजीशन पर नजर रखते हैं।
दोनों ही नहीं जानते थे कि आखिर मास्टर जियो है कहाँ। असल में किसी को भी पता नहीं था कि मास्टर जियो कहाँ थे। वे अपने ही सेफ हाउस में थे, लेकिन अब तक उन्हें नाइट वॉकर के आदमी बंदी बना चुके थे और बस उन्हें अपने बॉस का इंतजार था ताकि वे खुद ही आकर अपनी दुश्मनी को पूरा कर सके। एक रात पहले ही ब्लैक हैंड के आदमियों ने मास्टर जियो को बंदी बना लिया था, क्योंकि ब्लैक हैंड के आदमी माहिर थे। उन्होंने मास्टर जियो के दोनों गार्ड को मारकर और अंदर नौकर को भी मार दिया था और सोते हुए मास्टर जियो पर गन तान दी थी। मास्टर जियो खुद सदमे में थे कि एकदम से वे किन लोगों की कैद में आ चुके हैं। अब तक 12 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। मास्टर जियो को भी अंदाजा नहीं था कि वे लोग कौन है। मास्टर जियो मन में ही सोच रहे थे कि ये कौन उनका नया दुश्मन है। मास्टर जियो ने उन्हें समझाना भी चाहा, लेकिन वे आदमी मास्टर जियो से सिर्फ डायरेक्शन के अलावा कोई भी बात नहीं कर रहे थे। मास्टर जियो को उनके बेड से ले जाकर अंदर के सेफ हाउस में रखा गया था। दूसरी तरफ मानसी अपने दोस्तों के घर से तुरंत ही अपने घर जा चुकी थी। उसकी मम्मी बहुत परेशान थी और उन्होंने प्रणव को भी फोन करके घर बुला लिया था। मानसी को घर पर देखकर नंदिनी बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि उनकी बच्ची को कुछ हो जाएगा तो उनका क्या होगा। उनके घर में ही जीने की एक ही रोशनी थी और वो अकेली मानसी ही। और नंदिनी सारस्वत और प्रणव सारस्वत ये सब आखिर सब कुछ मानसी के लिए तो कर रहे थे। अब सभी लोग जानना चाहते थे कि असल में क्या हुआ था। मेरी बेटी, तुम अब ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है? नंदिनी सारस्वत ने बहुत ही इमोशनल होकर अपनी बेटी से पूछा। मम्मी, मैं अब ठीक हूँ, मुझे कोई चोट भी नहीं आई है, मैं बस डर चुकी हूँ, मानसी ने कांपते हुए अपने माता पिता को बताया। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, नंदिनी ने फिर से मानसी को दिलासा देते हुए कहा। वैसे तो नंदिनी सारस्वत एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी, लेकिन मानसी को खो देने के डर से वो एक नाजुक माँ बन चुकी थी, जो कि सिर्फ अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेकर खुद को दिलासा दे रही थी कि सब ठीक है। मानसी, सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि असल में हुआ क्या था? प्रणव सारस्वत ने अब जानना चाहा कि मैटर क्या है। वैसे तो प्रणव बहुत गुस्से में था, लेकिन बेटी की इस हालत को देखकर वो सिर्फ धीमे से बातचीत और दिलासा देने के अलावा क्या कर सकता था। डैडी, रात को सुमित ने हमारा काम करने से मना कर दिया था, तो मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उसको खूब गालियां दी और तब उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जरूर सबक सिखाएगा। मैं थोड़ा डर सा गई थी, लेकिन तब भी मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के पास मन हल्का करने जा रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि सुमित के आदमी मेरे पीछे पड़े हैं, मानसी कहते हुए रो रही। हाँ बेटा, आगे बताओ, वो लोग पीछा कर रहे थे। प्रणव सारस्वत ने बेटी को आगे बात कहने के लिए मोटिवेट किया। मैंने सुबह गाड़ी निकाली और मैं दोस्तों के घर जा ही रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं जैसे ही अपने दोस्तों के घर के पास पहुंची, वो गली शांत थी। मैं कार से उतरी, तभी वहां एक वैन आई और वे लोग मुझे वैन में ले जाने लगे। लेकिन तभी वहां पर एक और कार आती है, जिसमें कबीर और उसका दोस्त था। उन दोनों ने सारे गुंडों को पीटा और मुझे बचा लिया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने कबीर से कुछ भी नहीं कहा और उसने मुझसे हालचाल पूछे और फिर चला गया। मानसी सारस्वत ने अपने माता पिता के सामने पूरी बात बताई। क्या कबीर ने तुम्हारी जान बचाई? प्रणव ने बहुत ही हैरानी से कहा। हाँ डैडी, और उसे ये भी पता था कि मैंने ही ये सब प्लान किया था, इसके बाद भी उसने मेरी जान बचाई, मानसी ने प्रणव को बताया। अब मानसी चुप हो चुकी, उसने गिलास का पानी पिया। इस बात से मानसी और प्रणव दोनों ही हैरान थे कि जिस कबीर को इन लोगों ने कई बार नीचा दिखाया, उसका प्रोजेक्ट छीनना चाहा और कभी भी उससे इज्जत नहीं दी, और आज उसी कबीर ने मानसी को बचाया था। दोनों ही बाप बेटी अपने किए पर शर्मिंदा हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कबीर के साथ उन्होंने गलत किया और अब वे आगे ऐसा नहीं करेंगे। उधर कबीर और उसके साथी कार्तिकेय बेचैन थे, क्योंकि रात होने को थी और अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं मिला था। कबीर और कार्तिकेय को लगा कि उन्हें कुछ खा लेना चाहिए। कबीर ने कार्तिकेय से कहा कि वो कुछ खाने के लिए जा रहा है। कार्तिकेय ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद कबीर वहां से चला गया। कबीर के आने के बाद उन्होंने 2 बर्गर खाए और फिर से काम पर जुट गए। लगभग रात के 10 बजे के करीब वहां 3 गाड़ियां आती हैं, जिसमें से पहली गाड़ी में से एक आदमी निकलता है, जो कि कार का दरवाजा खोलकर साइड हो जाता है, और उस केस से एक लंबा और हट्टा कट्टा आदमी आता है, जो कि ओवरकोट, हैट और लॉन्ग बूट में था। वो तेजी से मास्टर जियो के घर के अंदर चला गया। उनमें से कुछ आदमी अंदर जाने वाले थे और कुछ पहरा दे रहे थे। कबीर और कार्तिकेय ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अब खेल शुरू हो जाना चाहिए। दोनों लोग 2 तरफ से धीरे धीरे ब्लैक हैंड के आदमियों की तरफ बढ़ने लगे। कबीर ने तेजी से पहरा दे रहे आदमी की तरफ चाकू फेंका। वो सीधे ही उसके सिर पर लग गया और वो वहीं ढेर हो गया। तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और उसने कबीर की तरफ फायर किया, लेकिन कबीर कार की तरफ छिपकर अपने आप को बचाता है।
और कार के नीचे से उस आदमी के पैर पर शूट करता है, जिससे वो गिर पड़ता है। तभी कार्तिकेय दूसरी तरफ से एक आदमी को गोली से उड़ा देता है और उन आदमियों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। इस दो तरफा ध्यान से कबीर और कार्तिकेय को फायदा था। जैसे ही दूसरा आदमी कार्तिकेय के नजदीक आया, तुरंत कार्तिकेय ने उसके हाथ को अपने कंधे के सहारे तोड़ दिया। वो चीख उठा, लेकिन दो आदमी उसकी तरफ फायर करने लगे। कार्तिकेय ने तुरंत उसी आदमी को शील्ड बनाकर आगे बढ़ना जारी रखा और उनकी गोलियां खत्म होते ही तुरंत गोली से उन्हें सुला दिया। कबीर और कार्तिकेय ने काफी नुकसान कर दिया था। तभी अंदर से कुछ और आदमी आ गए। उसी वक्त कबीर ने कार्तिकेय को देखा और इशारा किया, यही समय है। कबीर और कार्तिकेय तुरंत अपने हाथ पीछे करके सामने आ जाते हैं। शूट मत करना, हम सरेंडर कर रहे हैं, कबीर ने बहुत ही आराम से कहा। उनमें से एक आदमी कबीर को मारने ही जा रहा था। रुको, अभी नहीं। उसी ने आगे कहा कि इन दोनों को बंदी बना लो और बॉस के सामने लाओ। आगे क्या होगा? कबीर और कार्तिकेय को क्या नाइट वॉकर तुरंत ही मरवा देगा? मास्टर जियो अपने ही सेफ हाउस में कैद कर लिए गए थे। उन्हें कैद हुए काफी समय हो चुका था। इधर कबीर और कार्तिकेय लगातार मास्टर जियो के घर पर निगरानी कर रहे थे। बहुत इंतजार के बाद रात के 10 बजे के आसपास कुछ कार वहां आती है, जिनमें से लोग उतरकर मास्टर जियो के घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी कबीर और कार्तिकेय दो तरफ से वहां के आदमियों पर हमला बोल देते हैं। काफी देर की मारपीट के बाद जब कुछ और आदमी अंदर से बाहर आते हैं, तब कबीर कार्तिकेय की तरफ इशारा करता है ताकि वे लोग सरेंडर कर सकें। ब्लैक हैंड के आदमी उसी वक्त उन लोगों को मार देते, लेकिन एक आदमी जो उनका बॉस होगा वो रोकता है और नाइट वॉकर के पास जाने को कहता है। कि कबीर और कार्तिकेय का प्लान था कि वे सरेंडर कर देंगे ताकि नाइट वॉकर के पास जाकर उसे मिल सके, क्योंकि तभी वे मास्टर जियो को बचा सकते थे। ब्लैक हैंड के कई सारे आदमियों का नुकसान हुआ था, इसलिए उनमें से ज्यादातर लोग कबीर को तुरंत ही मार देना चाहते थे। उनके हिसाब से ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जिसने उनके साथियों को मौत की नींद सुला दिया और बहुतों को अपंग बना दिया हो। लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें आदेश मिल चुका था कि उन दोनों को नाइट वॉकर के सामने ले जाना था। जबकि उनमें से एक आदमी का मानना था कि उन दोनों को कुत्ते की मौत मिलनी चाहिए, जो कि दर्दनाक और धीमी हो। इसलिए वो चाहता था कि अंदर लेकर चीफ ही इस मसले को देखें। कबीर और कार्तिकेय को घसीटकर गेट के अंदर ले जाया जा रहा था। जैसे ही वे लोग सेफ हाउस में पहुंचे, कबीर देखता है कि वहां पर पहले से ही मास्टर जियो कुछ आदमियों से घिरे चुपचाप सोफे पर बैठे थे। कबीर ने सभी लोगों को ऑब्जर्व किया और उसे पता चल गया कि ओवरकोट, हैट, बूट और ग्लास वाला आदमी ही नाइट वॉकर होना चाहिए। कबीर और कार्तिकेय एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद कबीर मास्टर जियो को देखते हैं। मास्टर जियो अब समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ। अब उनके सामने पूरे महीने भर की घटनाएं दौड़ने लगी और अब वे सबको जोड़ पा रहे थे। उनके धंधे का चौपट होना, कंसाइनमेंट गायब होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ब्लैक हैंड का प्लान था। इसके बाद उसके आदमियों को गायब होने में इन्हीं का हाथ था। अब मास्टर जियो को लगा कि अब बचना बहुत मुश्किल है। एक ब्लैक हैंड का आदमी नाइट वॉकर के पास जाकर उसे बाहर हुई घटना के बारे में सारी बात बताता है। नाइट वॉकर कबीर और कार्तिकेय को घूर कर देखता है। उन दोनों को सोफे पर बिठा दिया जाता है ताकि बातचीत शुरू हो सके। मास्टर जियो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और देखो हम कहाँ हैं। मैंने तुम्हारे सारे बिजनेस और आदमियों को चौपट कर ही दिया है। अब बस तुम बचे हो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे लास्ट में मारना चाहता था। नाइट वॉकर ने मास्टर जी की तरफ मुस्कुरा कर कहा, मैं तुमसे पहले भी कभी नहीं डरता था और ना आज मैं तुमसे डरता हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम खुद अपने दुश्मन हो। तुम्हारा ईगो तुम्हारा दुश्मन है। रही बात मेरी, तो तुम मुझे जान की भीख मांगते देखना चाहते हो तो वो कभी नहीं होगा। मास्टर जियो भले ही अंदर से घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नाइट वॉकर के सामने झुकना पसंद नहीं किया था। मास्टर जियो, भले ही अभी तुम भीख नहीं मांग रहे, लेकिन तुम जरूर मांगोगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तुमको मारना चाहता तो मैं कब से मार चुका होता, लेकिन वो बहुत आसान होता और मुझे आसान चीजें पसंद नहीं है। नाइट वॉकर ने अभी भी मुस्कुराना जारी रखकर मास्टर जियो से कहा, मैं कभी भी तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकूंगा नाइट वॉकर। ये बात तुम अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम मुझे कैद कर सकते हो लेकिन सॉल को कैद नहीं कर सकते हो। मास्टर जियो ने फिर से बिना डरे कहा। कबीर अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वाकई वहां चल क्या रहा था, क्योंकि वो ये तो समझ गया था कि नाइट वॉकर
मास्टर जियो को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके मन में सवाल था कि दोनों के बीच में दुश्मनी की क्या वजह थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक ब्लैक हैंड जैसे इंटरनेशनल माफिया ग्रुप इंडिया में एक गैंगस्टर का नामो निशान मिटाने पर तुला है। अब कबीर से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। नाइट वॉकर, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मैं तुम्हें मास्टर जियो को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता। कबीर ने बंदूक अपने ऊपर तनी होने के बावजूद नाइट वॉकर को चैलेंज करते हुए कहा, अब तुम कौन हो? हाँ, याद आया, तुमने क्यों मेरे इतने आदमी मारे, लेकिन जो भी हो, अब तुम भी मास्टर जियो के साथ मरने को तैयार रहो। नाइट वॉकर ने कबीर की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, सबसे पहली बात तुम्हें समझनी चाहिए कि मास्टर जियो का मैं दोस्त हूं और उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। दूसरी बात जो तुम्हें जानने की जरूरत है कि मैं बुद्धा हूं, क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा शाप। शायद तुम्हें मेरे बारे में पता। कबीर ने अपने आप को नाइट वॉकर के सामने इंट्रोड्यूस किया ताकि वो समझ सके कि वो आम आदमी से बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक ऐसे आदमी से बात कर रहा है जिससे पूरी दुनिया डरती थी, एक ऐसा अचूक हथियार जिसका वार कभी भी खाली नहीं गया। कबीर की बात सुनकर नाइट वॉकर के पैरों से जमीन खिसक गई। द ग्रेट अस्सासिन बुद्धा उसके सामने था। उसने कभी भी उसको देखा नहीं था, लेकिन उसके बारे में सुन रखा था। वो सख्ते में आ चुका था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए अपना दिमाग लगाया कि सामने वाला आदमी सच बोल रहा हो उसकी क्या गारंटी है। तुम जानते भी हो कि तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं कैसे मान लूं कि तुम ही हो? नाइट वॉकर ने अपना डाउट सामने रखा। नाइट वॉकर, तुम जानते हो कि मॉस्को में कुछ साल पहले तुम्हारे यहाँ 2 बड़े बिजनेस आइकॉन्स का मर्डर हुआ था, जिसमें एक बुकोसवकी ग्रुप का मालिक था और दूसरा दिमित्री ग्रुप का मालिक था, जिसमें किसी को कोई भी क्लू नहीं मिला कि वे कैसे मारे गए। वो मैंने ही किया था। मैं तुमको भी तब से जानता हूँ जब तुम सिर्फ मॉस्को में ड्रग का कारोबार करते थे। बाद में तुमने अपने ही बॉस को मारकर उनकी जगह ले ली और उसके 6 महीने बाद ही शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तुमने रूस भर में अपना बिजनेस फैलाया और हर जगह अपने ग्रुप को भी फैलाया। आज तुम्हारा ग्रुप दुनिया की सब जगह किसी बड़े लोकल गैंगस्टर ऑपरेट करते हैं। इतनी जानकारी तुम्हारे लिए काफी है या फिर और जरूरत है? कबीर ने नाइट वॉकर का सारा काला चिट्ठा सबके सामने रख दिया, जिससे उसे यकीन हो जाए कि वो असली बुद्धा है। तुम जो भी हो, जो तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी कि तुमने मेरे बारे में सारी रिसर्च कर रखी है, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि तुम एक बुद्धा हो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। नाइट वॉकर ने संदेह जाहिर करते हुए कहा। भले ही नाइट वॉकर सबके सामने ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सामने बैठा आदमी ही बुद्धा है। लेकिन उसके मन में चल रहा है कि इतनी सटीक जानकारी कोई आसान बात नहीं है। हो सकता है कि ये वही हो जो ये कह रहा। नाइट वॉकर, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ कि तुमने अपने दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन तुम असल में मुझे जानना नहीं चाहते होगे। अब मैं तुमको चाहूं तो सबूत दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पंगा लेकर मुझे जानना नहीं चाहोगे कि मैं सच में बुद्धा हूँ या नहीं। कबीर का इशारा साफ था कि मास्टर जियो और उसे आजाद कर दिया जाए, नहीं तो वो खुद ही साबित कर देगा कि वो बुद्धा है या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम बुद्धा भी हुए तो भी तुम और तुम्हारे दोनों दोस्त मेरी कैद में हैं। मेरे आदमी तुम्हें चुटकी बजते ही खत्म कर देंगे। नाइट वॉकर ने हैवानी हंसी हंसते हुए कहा। कार्तिकेय बहुत देर से सुन रहा था, लेकिन अभी तक वो जान नहीं पाया था कि आखिर मास्टर जियो को नाइट वॉकर मारना क्यों चाहता था। उससे रहा नहीं क्या? तो मुझे ये बताएगा कि आखिर एक इंटरनेशनल माफिया ग्रुप ब्लैक हैंड मास्टर जियो को क्यों मारना चाहता है? कार्तिकेय ने इरिटेट होते हुए कहा। अरे, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अब तक नहीं बताया कि मैं उसे क्यों खत्म करना चाहता हूँ? बड़े ही दुख की बात है। मुझे लगा तुम लोग सच में बहुत करीब होंगे, लेकिन तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। नाइट वॉकर ने कबीर और कार्तिकेय का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसने आगे कहना जारी रखा। असल बात यह है कि तुम्हारा दोस्त मेरे लिए ही काम करता है। वो इंडिया में ब्लैक हैंड ग्रुप का लीडर है, जिसे पूरे इंडियन एरिया में मेरे लिए ऑपरेट करना होता है। हम लोग अपनी मीटिंग बुलाते हैं जब कोई खास काम होता है, और ऐसी एक मीटिंग में तुम्हारे दोस्त ने भरी मीटिंग में मेरे फैसले का विरोध किया और एशियन रीजन के मेंबर्स के साथ मिलकर मेरा फैसला बदल दिया, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने मास्टर जियो को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब इसने मुझे कुछ महीने पहले ही मॉस्को में आकर धमकी दी कि वो मुझसे नहीं डरता और वक्त आने पर वो मुझे सबक सिखाएगा, ये मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन तुम्हारा दोस्त यहीं नहीं रुका। उसने मेरे खिलाफ मुझे हटाकर खुद को मेरी जगह लेने का प्लान किया। इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इससे पहले ये कुछ करे, मैंने ही इसे खत्म करने का प्लान किया और आज देखो हम कहाँ हैं। तुम सब मेरे सामने कायद हो। नाइट वॉकर ने अपनी पुरानी बातें याद कर डिटेल से सबको बताया। वो इस किस्से को बहुत एंजॉय कर रहा था। जो भी हो गया उसे
नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आगे ऐसा नहीं होगा। तुमको अब इस बात को जाने देना होगा, क्योंकि तुम पहले ही नुकसान कर चुके हो, कबीर ने नाइट वॉकर को समझाते हुए कहा। जाने दो? तुमने अभी मुझसे यही कहा। इस सब के बाद भी मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, और वो भी जब सब कुछ मेरे ही हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम सबको सजा मिलेगी। नाइट वॉकर ने कबीर की बात को बिल्कुल नकारते हुए कहा, और उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया, जिसके बाद मास्टर जियो का टॉर्चर करना शुरू हो गया। कुछ आदमियों ने मास्टर जियो को पीटना शुरू कर दिया। अभी भी वक्त है, वरना बुरा होगा। उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। कबीर ने नाइट वॉकर को चीखते हुए चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, और अब कबीर बहुत गुस्से में था। उसने कार्तिकेय की तरफ इशारा किया। कार्तिकेय ने इशारा किया, तभी बाहर से एक गोली आकर ब्लैक हैंड के 2 आदमियों को लगती और कबीर को मौका मिल जाता है। कबीर तुरंत ही अपने पास खड़े आदमी की बंदूक छीन लेता है और सामने फायर करता है, जिससे 2 आदमी ढेर हो जाते हैं। कार्तिकेय इस ध्यान भटकने से वो भी एक आदमी का हाथ अपने कंधे में मारता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। अब वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। मास्टर जो भी मौका पाकर वहां से बाहर निकलकर अपने घर के दूसरे हिस्से में चले गए। अब ब्लैक हैंड के आदमियों के सामने कबीर और कार्तिकेय थे, जो कि लगातार एक के बाद एक आदमियों को मारे जा रहे थे। वे भी सेफ हाउस से निकलकर पूरे घर में थे। इस कंडीशन में कबीर और कार्तिकेय से भिड़ना असंभव था। नाइट वॉकर के आदमी धीरे धीरे गायब हो रहे थे। नाइट वॉकर अभी भी छिपकर समझ रहा था कि क्या हुआ। वो बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि कोई उन्हें टारगेट बनाया था। कार्तिकेय ने सारे आदमियों को साफ कर नाइट वॉकर के पास पहुंचा, जहां नाइट वॉकर ने कॉम्बैक्ट चैलेंज किया। कार्तिकेय ने उसे एक्सेप्ट किया। दूसरी तरफ कबीर सीढ़ियों पर जा चुका था। जैसे ही नीचे से आदमी आते वो शूट कर देता। उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। उसने एक आदमी के पास जाकर उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसकी गन ले दी। बाहर से लगातार कबीर और कार्तिकेय को मदद मिल रही थी, जिससे उनकी लड़ाई आसान हो गई। अभी भी आधा दर्जन आदमी कबीर को निशाना बनाने को तैयार थे, और कबीर भी उनकी आहट को सुन रहा था। वो सीढ़ी से हटकर कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि एक साथ कई लोग ऊपर आ रहे थे। अभी भी लड़ाई में कुछ भी हो सकता था। कबीर और कार्तिकेय ब्लैक हैंड के काफी सारे आदमियों को मारकर खुद को सरेंडर कर देते हैं। ब्लैक हैंड के आदमी उसे सेफ हाउस में नाइट वॉकर के सामने लाते हैं, जहां पहले नाइट वॉकर मास्टर जियो को याद दिलाता है कि उसे नाइट वॉकर से पंगा नहीं लेना चाहिए। मास्टर जियो बिना डरे उसे कहते हैं कि वे उससे नहीं डरते हैं। कबीर और कार्तिकेय जानना चाहते थे कि उन दोनों में दुश्मनी क्यों थी। तब नाइट वॉकर बताता है कि मास्टर जियो भी ब्लैक हैंड के मेंबर हैं, जो कि इंडिया में उसके ग्रुप को ऑपरेट करते हैं। लेकिन मास्टर जियो ने एशियाई रीजन के मेंबर के साथ मिलकर उसका फैसला नहीं माना और उसका अपमान किया। साथ ही प्लान भी किया कि वो ब्लैक हैंड का चीफ उसे हटाकर बनेगा। इसलिए मुझे मास्टर जियो को खत्म करना जरूरी था। कबीर ये भी बताता है कि वो बुद्धा है, लेकिन नाइट वॉकर मानने से इनकार कर देता है। नाइट वॉकर मास्टर जियो को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अभी कबीर कहता है कि अभी भी वक्त है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। लेकिन नाइट वॉकर नहीं मानता है। तभी 2 गोली आकर ब्लैक हैंड के आदमियों को लगती है, जिसका फायदा उठाकर कार्तिकेय और कबीर कई सारे आदमियों को मार देते हैं और मास्टर जियो भी आजाद हो जाते हैं। कबीर अपनी सांस रोके हुए था, ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो कहां पर है। कबीर दरवाजे के साइड में छिप जाता है, और जैसे ही एक आदमी अंदर आता है, कबीर उसे तुरंत ढेर कर देता है। बाकी लोगों को पता चल गया था कि कबीर अंदर है। कबीर को भी पता था, वे जानते हैं। उसने एक चेयर को गेट की तरफ फेंका और उस पर गोलियां चल गई। तुरंत कबीर ने जमीन पर लेटकर अपने आप को गेट की तरफ धका दिया और सामने गोलियां बरसा दी, और इससे ब्लैक हैंड के 2 साथी चपेट में आ गए। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, लेकिन वे डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे थे। कबीर ने उनका वेट किया, और वे जैसे ही तीनों एक साथ आगे आए, जिससे कबीर ने खुद को एक डेस्क के पीछे छिपा लिया और बदले में गोलियां चलाई। कबीर के सामने वे तीनों कितनी देर ही टिकते थे। कबीर ने सोफे के नीचे से निशाना साधा। जैसे ही 2 आदमी निकले, तुरंत ही कबीर ने शूट कर दिया, और अब सिर्फ एक आदमी ही बचा था। कबीर ने उससे खेलना चाहा। उसने अपनी गन उसके सामने फेंक दी। ध्यान भटकते ही उसने तुरंत सोफा उस आदमी की तरफ धकेल दिया, जो सीधे आदमी से टकराता है। आदमी गिर पड़ता है। कबीर जाकर उसके सीने पर बैठ जाता है और उसके मुंह पर घूंसे बरसा देता है। करीब अधमरा होने के बाद कबीर उसे वहीं छोड़ देता है। दूसरी तरफ कार्तिकेय और नाइट वॉकर अपने पैतरे आजमा रहे थे। नाइट वॉकर काफी ताकतवर था और अपने शरीर के हिसाब से तेज भी था।
अभी तक कार्तिकेय का कोई भी दांव उस पर असर नहीं कर रहा था। कार्तिकेय सोच रहा था कि उससे कहीं गलती तो नहीं हो गई है, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था। कार्तिकेय ने 2 पंच और 1 लात मारने की कोशिश की, लेकिन नाइट वॉकर ने उसके दोनों मुक्कों से बचाव किया और कार्तिकेय की लात पकड़ ली और उसे नीचे पटक दिया। कार्तिकेय दर्द से चीख उठा। कार्तिकेय समय लेते हुए फिर से उठकर लड़ने के लिए तैयार हुआ। वो समझ गया कि आदमी ताकत में उससे ज्यादा है, इससे सिर्फ दिमाग से ही हराया जा सकता है। कार्तिकेय ने इस बार नाइट वॉकर को मौका दिया। उसने एक मुक्का कार्तिकेय के चेहरे की तरफ मारा। कार्तिकेय साइड हो जाता है और पीछे से नाइट वॉकर के पैरों पर वार किया, जिससे नाइट वॉकर झुक जाता है। उसके बाद तो कार्तिकेय को मौका मिल गया। उसने सर कोहनी से वार किया, जिसके बाद चेहरे पर लगातार 3 मुक्के मारे। इसके बाद तो कार्तिकेय नाइट वॉकर पर हावी हो गया। अब उसके बाद कार्तिकेय ने घायल नाइट वॉकर को संभालने का मौका दिया, क्योंकि ये फाइटर के बीच सम्मान की बात थी कि दोनों एक दूसरे की स्किल की रिस्पेक्ट करें। अब नाइट वॉकर ने फिर से गुस्से में भरकर लगातार मुक्के बरसा डाले और कार्तिकेय अपने आप को बचा रहा था, लेकिन उसके मुक्के काफी ताकतवर थे, जिससे कार्तिकेय पीछे बढ़ जा रहा था। कार्तिकेय सही समय का वेट कर रहा था कि कब नाइट वॉकर थक जाता है और वो अपना वार कर सके, लेकिन नाइट वॉकर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक एक मुक्का कार्तिकेय के हाथों पर हथौड़ों के बराबर पड़ रहे थे। आखिर जब नाइट वॉकर के मुक्कों की रफ्तार कम हो गई, तब कार्तिकेय ने साइड में हटकर और हवा में उछलकर एक जोरदार मुक्का मुंह पर मारा, जिससे नाइट वॉकर का बैलेंस बिगड़ गया। इसके बाद तो कार्तिकेय ने लगातार उस पर मुक्के बरसा दिए। नाइट वॉकर संभल नहीं पाया और वो समझ गया कि वो हार चुका है, क्योंकि कार्तिकेय उस पर भारी पड़ रहा था। लगातार मुक्कों की बरसात से नाइट वॉकर अपने घुटनों पर आ गया, जिसके बाद कार्तिकेय ने जोरदार किक नाइट वॉकर के मुंह पर मारी, जिससे वो बेहोश हो गया। तब तक वहां कबीर भी आ गया। दोनों अब नाइट वॉकर को घेर कर खड़े हो गए थे। तभी बाहर से एक वो आदमी आ गया जो कबीर और कार्तिकेय को हेल्प कर रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि आरके था, जिसकी वजह से कबीर और कार्तिकेय बच के निकल पाए थे। अब मास्टर जियो भी निकलकर बाहर आ गए, क्योंकि अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। अब सारा कंट्रोल मास्टर जियो और उसके दोस्तों के पास था। कबीर ने जाकर तुरंत पानी लाकर नाइट वॉकर के मुंह पर मारा और उसके गाल पर थप्पड़ मारकर उसे जगाया। होश में आने के बाद नाइट वॉकर बहुत ज्यादा दुखी था। अब मास्टर जियो ने नाइट वॉकर की तरफ घूर कर देखा और मुस्कुराए। ये जीत की हंसी थी, जो कि कबीर और कार्तिकेय के चेहरे पर भी थी। मैंने कहा था नाइट वॉकर, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब पछताओगे, लेकिन तुमने मास्टर जियो से बदला लेने की गलती जो की, तो तुम्हारा ये हाल होना ही था। कबीर ने नाइट वॉकर को याद दिलाते हुए कहा, बदले की भावना बहुत स्ट्रांग होती और उसे तुम नहीं समझ पाओगे, खासकर अगर तुम्हारे पास पावर हो तो। इसे कंट्रोल कर पाना और भी मुश्किल होता है। नाइट वॉकर ने निराश होकर अपनी सफाई दी। तुमको ये भी याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं बुद्धा हूं या नहीं? तुम जानना नहीं चाहोगे, लेकिन तुम्हें ही शक था। मुझे लगता है कि अब तुम समझ चुके होंगे कि मैं ही बुद्धा हूं, और यह आदमी जिसने तुम्हें धूल चटाई वो मेरी तरह एक माहिर कातिल है, जिसका नाम कार्तिकेय है। कबीर ने फिर से बताया, बुद्धा तुमने मुझे हरा दिया है, इसलिए अब ज्यादा देर न करते हुए मेरा काम तमाम कर दो। मुझे तुम लोगों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। नाइट वॉकर ने हताश होकर कहा। उसने अब हार मान ली थी और वो मरने को बिल्कुल तैयार था। नाइट वॉकर की रिस्पेक्टेड मौत होती, क्योंकि उसे अपनी मौत पर प्राउड होता। वो सोच रहा था कि उसने बुद्धा के स्किल पर डाउट करके अपनी ही मौत को बुलवा दिया था। मास्टर जियो, मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि अब आप जो भी करना चाहे, आपका गुनाहगार आपके पास है। कबीर ने मास्टर जियो की तरफ देखकर कहा, कबीर मेरे हिसाब से तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम पर ही छोड़ता हूँ। जो करोगे ठीक ही करोगे। मास्टर जियो ने कबीर पर ही सब कुछ डाल दिया। कबीर ने कार्तिकेय की तरफ देखा और कार्तिकेय ने उसकी तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था कि जाने दो। नाइट वॉकर, तुम्हारी यही सजा है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा और यहाँ से जाने दूंगा, ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हें गलत आदमी से नहीं टकराना चाहिए था। कबीर ने नाइट वॉकर को माफ करते हुए कहा। उसके बाद मास्टर जियो ने भी इशारा किया। नाइट वॉकर धीरे धीरे उठा। उसके बाद कबीर ने उसे सहारा देकर बाहर ले जाकर कार में बैठा दिया। तुम मुझे छोड़कर गलती कर रहे हो, तुम्हें मुझे मार देना चाहिए, नाइट वॉकर ने कबीर को सलाह देते हुए कहा। मैं अपने फैसले नहीं बदलता हूँ नाइट वॉकर, और मुझे आगे की परवाह भी नहीं है, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद कबीर वापस कार्तिकेय और मास्टर जियो के पास चला जाता है। वे भी मुस्कुराते। मास्टर जियो कबीर को ऐसे देखते हैं जैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। कबीर अपना मोबाइल देखता है, जिस पर बहुत सी मिस कॉल पड़ी थी, जो कि काजल की थी।
कबीर को लगा कि उसे जल्दी से घर जाना चाहिए। उसने कार्तिकेय को चलने का इशारा किया। इसके बाद कबीर ने मास्टर जियो को देखा और कहा, मास्टर जियो, मुझे अब चलना चाहिए, पर मैं आपसे एक बात कहूंगा। अब आप जान चुके हैं कि ये सब ठीक नहीं, इसलिए अब आपको लीगल काम ही करना चाहिए ताकि आप फिर से इस कंडीशन में ना फंस सके। कबीर ने मास्टर जियो को सलाह देते हुए कहा। कबीर ने आरके को देखा और उसे सबकी जान बचाने के लिए भी शुक्रिया कहा। इसके बाद कबीर और कार्तिकेय दोनों वहां से चले। दूसरी तरफ एक गाड़ी धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ रही थी और कबीर के घर के पास आकर रुक जाती। वो कबीर और काजल से क्या चाहती थी किसी को खबर नहीं थी। मैं बैठा आदमी काजल से मिलना चाहता था। वो मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरह से काजल से बात हो जाए। उसने एक सिगरेट जलाई और तरीका सोचने लगा, लेकिन उसे लगा कि डायरेक्ट बात करना ही सबसे ठीक रहेगा। यह आदमी ये भी जानता था कि कबीर अभी घर पर नहीं है। वहीं काजल कबीर का इंतजार कर रही थी क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और लगभग 3 बजने वाले थे और सभी घर वाले भी सो चुके थे। वो बहुत बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इतनी रात को कहाँ रह गया और वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसके मन में बहुत गलत थॉट आ रहे थे। तभी उसकी डोर बेल बजती। वो गेट पर जाती है क्योंकि उसे लगा कबीर आ गया हो। वो मन में सोच रही थी कि आज वो कबीर पर खूब गुस्सा करेगी क्योंकि वो कैसे उसे बिना बताए जा सकता है। वो गेट खोलती है लेकिन गेट पर कबीर नहीं था। उसकी जगह एक अनजान आदमी था। वह हैरान थी कि इस वक्त कोई आदमी उसके गेट पर क्यों था। उसने बिना कुछ पूछे तेजी से गेट बंद करना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उसे रोका। मिस काजल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है जो कि कबीर से रिलेटेड है। मुझे लगता है आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। अनजान आदमी ने काजल से रिक्वेस्ट की। काजल सारस्वत डर जाती। उसका मन किसी अनहोनी की तरफ इशारा करने लगा था। पिछली बार भी कबीर का एक्सीडेंट हो गया था। कहीं फिर से कबीर को कुछ तो नहीं हो गया है। नहीं नहीं, उसने मन को समझाते हुए मन में ही कहा। उसे उस आदमी की पहले बात सुननी चाहिए। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं और आप कौन हैं जो इतनी रात को मेरे घर पर मेरे पति के बारे में बता रहे हैं। काजल ने इस आदमी से कई सारे सवाल किए। मैं आपको अपनी पहचान तो नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि मैं कबीर को अच्छे से जानता हूँ, आपका भला चाहने वाला हूँ। साथ ही आपको एक वादा करना होगा कि आप कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। उस आदमी ने काजल को अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा। ठीक है, तो फिर जल्दी कहिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैसे आपकी बात पर ही तय होगा कि मैं किसी को कहूंगी या नहीं, काजल ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। दरअसल बात यह है कि कबीर वो नहीं है जो आप समझ रही। वो एक आम आदमी नहीं है, बल्कि वो एक सबसे खतरनाक असासीन है जिसके नाम से पूरी दुनिया के सारे अंडरवर्ल्ड के लोग भी कांपते हैं। वो एक किलिंग मशीन है जो कि बहुत सारे पैसे लेकर मर्डर करता है और दुनिया भर में खतरनाक से खतरनाक मिशन पूरे करता है। उसका उस दुनिया में नाम बुद्धा है। बाकी आप खुद ही समझ सकती हैं, आप समझदार हैं। उस अनजान आदमी ने कबीर के सारे राज काजल को बता दिए। उसकी बात सुनकर काजल हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है वो एक किलिंग मशीन है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पति ऐसे नहीं। काजल ने इस बात को नकारते हुए कहा। मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं देनी है, लेकिन आप कबीर के पास्ट के बारे में क्या जानती हैं? उसने क्या बताया आपको? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे जाना होगा, आपको मानना है या नहीं ये आपके ऊपर है। उस आदमी ने काजल के सामने सवाल छोड़ते हुए कहा और काजल को हैरान सा छोड़ के वहां से चला गया। आरके की गोली के ध्यान भटकने की वजह से कबीर और कार्तिकेय को मौका मिल गया था कि वे अपने आप को बचा सकें। मास्टर जियो भी उस समय भाग जाते हैं। कबीर काफी देर तक कई आदमियों से लड़ने के बाद में आखिरकार सबको ठिकाने लगा देता है और कार्तिकेय नाइट वॉकर से कॉम्बैट कर उसे धूल चटा देता है। उसके बाद कबीर मास्टर जियो को कहता है, आप जो करना चाहे करें, लेकिन मास्टर जियो कबीर को ही कहते हैं कि जो करना है करो। कबीर नाइट वॉकर को जान से नहीं मारता है और गाड़ी में छोड़ देता है ताकि वो सारी जिंदगी शर्म से जीता रहे। उसके बाद कबीर काजल की मिस कॉल देखकर घर के लिए निकलता है, लेकिन उससे पहले एक आदमी की कार उसके घर के पास रुकती है और वो काजल से मिलता है और कबीर की पुरानी जिंदगी के बारे में काजल को बता देता है, जिससे काजल हैरान थी कि कबीर ने उससे ये क्यों छुपाया। काजल सारस्वत के मन में बहुत सी चीजें चल रही थी। वो पहले ही कबीर से बहुत गुस्सा थी, लेकिन अब वो हैरान थी। उसे लग रहा था कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया है। अब वो पीछे की बातों को रिलेट कर रही थी कि आखिर क्यों कबीर शंभुनाथ को बचा पाया, क्यों कबीर बहुत सी पेंटिंग के बारे में शर्त लगा पाया, क्यों कबीर लोगों को आसानी से मुश्किल मरीज को भी हैंडल कर लेता था। इसके अलावा वो सोच रही थी कि कबीर के इतने अच्छे कनेक्शन कैसे थे। अब काजल को लग रहा था कि कबीर एक डिलीवरी बॉय होकर
ये सब मैनेज कर पा रहा था, लेकिन उसने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा और उस पर शक नहीं किया कि वो साधारण आदमी है। इतने में उसकी डोर बेल बजती है और वो जोर से भागती हुई गेट की तरफ जाती। उसके मन में कई सवाल थे। उसने गेट खोला, सामने कबीर खड़ा था। काजल ने कबीर को अंदर आने के लिए जगह दी। अंदर आते हुए कबीर ने ऑब्जर्व किया कि काजल बहुत ज्यादा गुस्से में है और कबीर अब बचने के रास्ते ढूंढ रहा था। कहाँ थे अब तक? काजल ने बहुत ही कड़े सुर में कहा, कहीं नहीं, एक जरूरी काम से मास्टर जियो से मिलने गया था और वहां कार्तिकेय भी था, इसलिए बातचीत में देरी हो गई। कबीर ने इस वक्त सच बताना जरूरी समझा, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर अभी कोई गलती पकड़ी गई तो काजल उसे माफ नहीं करेगी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुम 1 मिनट फोन उठाकर बात भी नहीं कर सकते थे कि कहाँ हो या कैसे हो? काजल ने फिर से बहुत ही गुस्से से कहा। वो मेरा फोन साइलेंट पर था, इसलिए मैं तुम्हारे फोन का वाइब्रेशन महसूस नहीं कर पाया, इसलिए ये गलती हो गई। नहीं तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा फोन कैसे ना उठाने की हिम्मत कर सकता हूँ। कबीर ने मुस्कुराते हुए काजल से कहा। कबीर, सच में तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? काजल ने कबीर से शक की नजर से देखकर सवाल किया। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि काजल क्या कहना चाहती है। उसे नहीं पता था कि काजल को उसका सच पता है, इसलिए उसने तुरंत ही सवाल को टाल दिया। नहीं काजल, तुम फालतू ही परेशान हो रही हो और तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाता। ये कहकर कबीर ने काजल से पल्ला झाड़ना चाहा। वो थक चुका था, इसलिए वो सोने जाना चाहता था। काजल, मैं थक चुका हूँ, इसलिए प्लीज बाकी बातें हम कल कर लेंगे, अब सोने चलते हैं। कबीर ने काजल की तरफ देखकर इजाजत मांगी। काजल ने भी इशारा किया, जिसके बाद वो दोनों ही सोने के लिए चले गए। लेकिन काजल के मन में अभी भी कबीर के लिए गुस्सा था कि कैसे कबीर उससे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात छिपा सकता था। उसने तय किया कि कबीर ने आज भी उसे सच नहीं बताया, इसलिए अब उसे उसके सामने ही सफाई देनी होगी। सुबह होते ही काजल सारस्वत पहले ही उठ गई और उसने देखा कि मीरा सारस्वत और केशव सारस्वत जागे हुए थे। उसने उनके नजदीक जाते हुए कहा कि मम्मी पापा, मुझे एक जरूरी बात करनी है और मैं चाहती हूँ ये बात पूरी फैमिली के सामने हो, इसलिए मैं दादाजी को फोन कर रही हूँ। ये कहकर उसने तुरंत उनका रिएक्शन देखा और दोनों सोच में थे कि ऐसी क्या बात है जो कि उसे सबके सामने कहनी है। लेकिन वे जानते थे कि उनकी बेटी जो भी हो अच्छा ही करेगी। ठीक है, उन्हें भी बुला लो, लेकिन बात क्या है पहले थोड़ा बता तो दो। केशव सारस्वत ने बड़ी हैरानी से पूछा। पिताजी, आप भरोसा रखिए, ये कबीर के बारे में। काजल ने उन्हें अधूरी जानकारी दी और साथ ही भरोसा भी दिया कि परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद उसने तुरंत शंभुनाथ को कॉल किया। थोड़ी देर में रिंग जाने के बाद फोन उठता है। बेटा काजल, क्या बात है? आज सुबह ही आपने दादाजी को याद किया? शंभुनाथ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। दादाजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको तुरंत नीचे आकर एक फैमिली मीटिंग बुलानी होगी ताकि मैं सबके सामने बता सकूं। काजल ने बहुत ही जल्दबाजी में कहा। ऐसी क्या बात है काजल जो तुम फैमिली मीटिंग में कहना चाहती हो? शंभुनाथ ने बहुत ही हैरानी से पूछा। दादाजी, आप बस अब सवाल मत कीजिए। अगर जरूरी नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन बात ही ऐसी है कि वही हो सकती है, काजल ने सफाई देते हुए कहा, लेकिन तुरंत बात नहीं बताई। अच्छा ठीक है, मैं सबको फोन करके बताता हूँ। तुमने कहा है तो जरूर कोई बात होगी। हार कर शंभुनाथ ने काजल की बात को मान लिया। थोड़ी देर के बाद कबीर भी उठ जाता है। वो सीधे ही काजल के पास जाता है। आज जल्दी उठ गई? आज तो तुम्हारा कॉलेज भी नहीं है। हाँ, आज जल्दी उठ गई। क्या मैं जल्दी भी नहीं उठ सकती? काजल ने अभी भी हल्के गुस्से में कहा। अरे क्यों नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आमतौर पर तुम देर तक सोती हो, इसलिए बोल दिया, कबीर ने सफाई देते हुए कहा। आज तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम्हें यही रहना है, काजल ने कबीर को आदेश देते हुए कहा। ठीक है, अब तुमने कह दिया है तो मैं कहाँ ही जा सकता हूँ। कबीर ने काजल को हंसाने की कोशिश की। छोटे मोटे काम हो जाने के बाद घर में फैमिली मीटिंग का समय हो जाता है। दादाजी नीचे आ जाते हैं और कुछ देर बाद ही प्रणव सारस्वत, नंदिनी सारस्वत और मानसी सारस्वत भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी शंभुनाथ का आदर से विश करते हैं और मेन हॉल में सभी जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ काजल भी अपने माता पिता और कबीर के साथ वहां पर अपनी सीट ले लेती है। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि ये किस बारे में है। उसको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो हैरान था। सभी लोगों के अपनी सीट लेने के बाद फैमिली के मुखिया शंभुनाथ ने सबको शांत रहने का इशारा किया। आज हम सब लोग यहाँ एक साथ हैं और ये बहुत अच्छी बात है और हम लोगों को एक साथ बैठने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब कोई बहुत बिजी रहते हैं। आज हम लोग यहाँ काजल बिटिया की बात सुनने के लिए आए हैं, तो हम देर न करते हुए काजल बेटा से कहते हैं कि बताओ क्या बात है जो तुमने सभी को यहाँ बुलाया है।
शंभुनाथ ने काजल की तरफ देखकर जानना चाहा। ये सुनते ही कबीर चौंक जाता है कि काजल को ऐसी कौन सी बात करनी है जो उसे सबको यहाँ बुलाना पड़ा। उसने हैरानी से काजल की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काजल को कोई बात कहनी ही है तो एक बार उससे बात तो करनी ही चाहिए। आखिर वो उसका पति है और वो उससे प्यार करती है तो उसका इतना हक तो बनता ही है। दादाजी, मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए थैंक्स कहूंगी कि आपने मुझे अपनी बात को सुनाने के लिए सबको यहाँ बुलाया। दरअसल दादाजी, बात कबीर के बारे में है। कबीर वो नहीं है जो हमें दिखता है। उसने हमसे कई चीजें छिपाई है। वो सच में एक प्रोफेशनल किलिंग मशीन है जो कि दुनिया भर में कॉन्ट्रैक्ट लेकर मिशन पर निकलता है और लोगों का मर्डर करता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा अस्सासीन है जिसे काली दुनिया बुद्धा के नाम से जानती है। काजल ने कबीर का सारा सच उगल दिया जिससे हॉल में अजीब से शांति छा गई। सभी हैरान थे कि कबीर एक मामूली आदमी नहीं था बल्कि एक खतरनाक मर्डरर था। किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि आज तक कबीर ने किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। मैं जानती थी ये आदमी ठीक नहीं, मुझे पहले दिन से ही शक था, लेकिन तुम ही इसके प्यार में अंधी थी जो तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं था। क्या होगा तुम्हारा अगर इसके पुराने काम के चक्कर में तुम पर कोई खतरा आ गया? मीरा सारस्वत ने गुस्से से कहा। उसे पहले से ही कबीर से नफरत थी और अब उसके पास तो एक कारण था, इसलिए वो ये मौका कैसे चूक सकती थी। हाँ पिताजी, इसकी वजह से हमारी बेटी की जान खतरे में पड़ गई तो हमारा क्या होगा? माना कि ये माहिर है, लेकिन इसको भी कुछ हो गया तो भी मेरी बेटी जिंदगी जीने के पहले ही मर जाएगी। केशव सारस्वत ने अपनी पत्नी मीरा को सपोर्ट करते हुए कहा। उसे कभी भी कबीर पसंद नहीं था, लेकिन वो अब तक अपनी बेटी की खुशी के लिए चुप था। शक तो मुझे भी था, लेकिन दादाजी, अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या आप यहाँ बैठे होते? और सबसे बड़ी बात, कल ही मुझे कुछ लोगों ने किडनैप करने की कोशिश की, तब भी इसने मुझे बचाया। वो चाहे पहले कुछ भी कार्य करते हो, लेकिन आज तक उसने हमारी मदद ही की है। मानसी ने कबीर की साइड लेते हुए सभी को हैरान कर दिया था क्योंकि सब जानते थे कि यह कबीर से नफरत करती है, लेकिन मानसी की जब जान बची तब उसे समझ आया कि वो कितनी गलत थी। हाँ, कबीर कैसा भी हो, लेकिन उसने मेरी बेटी की जान बचाई और मुझसे अच्छे से बात की है, तो मुझे इसकी पास्ट लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंदिनी सारस्वत ने अपनी बात रखी। बस तुम सब रुको, मुझे कबीर से जानना है कि काजल जो कह रही है क्या वो सच है? शंभुनाथ ने कबीर की ओर देखकर उससे पूछा। कबीर हैरान था कि आखिर ये बात काजल को कैसे पता चली, और पता चल भी गई तो उसने पहले उसे क्यों नहीं पूछ लिया। लेकिन अब उसके सामने सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, काजल ने जो कहा वो सब सच है। मैं एक प्रोफेशनल किलिंग मशीन था जिसने अपनी जिंदगी में काफी लोगों को बेरहमी से मारा है। मैं जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था, लेकिन ये भी सच है कि मैं जब से काजल को मिला हूँ तब से मैंने उस दुनिया की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा है। ये भी सच है कि मेरे बैंक अकाउंट में अरबों रुपए हैं, लेकिन तब भी मैंने एक नॉर्मल जिंदगी गुजारी क्योंकि मुझे जितनी खुशी काजल ने दी है वो कभी भी मुझे नसीब नहीं हुई। मैंने एक डिलीवरी बॉय का काम किया, दुनिया भर के ताने सुने, जबकि मैं उनको एक बार में मौत की नींद सुला सकता था। मुझे डर था कि तुम मेरी सच्चाई जान के मुझ जैसे दानवों के साथ नहीं रहोगी, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था? जिस जिंदगी की बात आप कर रहे हैं वो जिंदगी को कौन ही चुनना चाहता है? कौन कातिल बनना चाहेगा? हर किसी को आप लोगों जैसी अमीरी नसीब नहीं होती। मुझे एक आदमी ने सड़क से उठाया और ट्रेंड किया और कातिल बना दिया था, लेकिन वो मैं नहीं, उसे मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। अब मैं आप सब पर छोड़ता हूँ, आप मुझे माफ कर सकते हैं या जो सजा देंगे मैं चुपचाप मान लूंगा। कबीर ने आज इतने सालों की दबी बातों को सबके सामने रख दिया। उसने मजबूरी भी जाहिर की ताकि सब समझ सकें कि उसने ये जान के नहीं किया। कबीर, तुमने अपने ऊपर के आरोप को मान लिया और सच बता दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सच है कि इससे काजल को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इसका दूसरी साइड ये भी है कि मैं आज कबीर की वजह से जिंदा हूँ, विनय पाठक भी कबीर की वजह से जिंदा है और मानसी भी कबीर की वजह से जिंदा है। अगर वो नहीं होता तो हम सब यहाँ नहीं होते। ये भी सच है कि उसने इतना सब कुछ जानते हुए भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो मेरे हिसाब से मैं कबीर को माफ कर रहा हूँ। शंभुनाथ ने सबकी बात सुनने के बाद और अपने दिमाग में काफी देर तक सोचने के बाद अपना फैसला दे दिया था। काजल खुश नहीं दिख रही थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। काजल को कबीर का सच पता लग गया था। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इस तरह के काम को कैसे कर सकता था। उसके दिमाग में अब ये बात चल रही थी कि कबीर ने कैसे बहुत सारे मौकों पर इस बात के सबूत दिए थे कि वो कौन है।
जैसे कि शंभुनाथ सारस्वत को वापस लाना, अभय वालिया को सबक सिखाना, इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान रखना, और इन सब में सबसे बड़ी बात की सभी लोग कबीर से डरते थे। इसके बाद काजल ने इस बात को घर के लोगों के सामने रखने का फैसला किया। अगली सुबह काजल ने शंभुनाथ और घर के बाकी लोगों को बात करने के लिए बुलाया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि काजल ने अचानक से मीटिंग क्यों बुलाई है। सबको यही लग रहा था कि कोई बिजनेस के बारे में बात करने को काजल ने सबको बुलाया है। जब सब लोग आ गए तो काजल ने कबीर के सामने ही सबको बता दिया कि कबीर पहले असासीन था। इसको सुनने के बाद सबके होश हवा हो गए। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर ने बाद में बहुत आराम से अपनी सफाई में बताया कि वो ये काम काजल से मिलने से पहले करता था, लेकिन अब उसने इस काम को छोड़ दिया है। मीरा और केशव इस बात से खुश नहीं थे कि कबीर पहले क्या काम करता था। उन लोगों को अब ये डर लग रहा था कि कबीर के कारण कहीं काजल पर कोई आंच नहीं आए। वहीं प्रणव और मानसी अब कबीर के सपोर्ट में नजर आ रहे थे। उन्होंने घर के सभी लोगों को याद दिलाया कि कबीर ने उनके लिए क्या क्या किया है, किस तरह से कबीर ने अपनी जान दांव पर लगाकर घर के सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ तो किया है। उनका मानना था कि कबीर अगर अपने असासीन स्किल को अच्छे कामों के लिए लगाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को। कबीर को लेकर सारस्वत परिवार फिर से दो भागों में बंट गया था। शंभुनाथ घर के मुखिया होने के कारण इस बात को समझ गए थे कि कबीर को दूसरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, मगर सिर्फ उनके माफ करने से कुछ नहीं होने वाला था। शंभुनाथ के जहन में अभी काजल सबसे ऊपर थी, क्योंकि काजल कबीर की जीवन साथी थी। अगर वो कबीर को माफ नहीं कर पाएगी तो किसी के भी माफ करने से कुछ नहीं होने वाला है। कबीर की अच्छाई और बुराई का फैसला करना काजल के हाथ में था। केशव और मीरा कबीर को लगातार कोसे जा रहे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या होने वाला है। इन सब के बीच कबीर काजल को देखे जा रहा था। काजल की आंख से आंसू निकल रहे थे। कबीर सब कुछ देख सकता था, मगर वो इस बात को नहीं देख सकता था कि काजल उसके कारण रोए। अभी जो सवाल कबीर के जहन में था वो ये था कि आखिर किसने उसका राज काजल को बताया, क्योंकि पिछले 2 साल में कबीर ने बहुत सावधानी से काम किया था। उसने हमेशा अपने आप को लो प्रोफाइल में रखा था। उसके अकाउंट में बहुत रुपए थे, मगर कभी भी उसने उन पैसों का इस्तेमाल अपने इस जीवन के लिए नहीं किया था। बहुत देर अपने दिमाग में बहुत सारे नामों को तलाशने के बाद कबीर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये काम जरूर से उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का ही है, क्योंकि अभी जैसे हालात चल रहे हैं उस हिसाब से कबीर का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था जो काजल को इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सके। मगर सवाल अब यह था कि कबीर कैसे इस बात को काजल से डील करेगा। उसने बहुत दिनों तक काजल से झूठ कहा था। अब जब उसका सच काजल के सामने आ गया तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो किस तरह से काजल का भरोसा जीते। काजल को घर के लोग भी बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसको धोखा मिला था और अब इसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। काजल बहुत मासूम थी। उसके दिल में कभी भी किसी के लिए कोई बात नहीं थी। उसने कबीर को भी अपने मन से अपनाया था। उसने हमेशा से इस बात को समझा था कि कबीर कमजोर है या कबीर का स्टेटस उसके परिवार से मैच नहीं करता है, मगर उसने हमेशा कबीर का भला चाहा था। सब लोगों की बातों को छोड़कर कबीर अपनी जगह से आगे आया और काजल के पास जाकर खड़ा हो गया। गुस्से में काजल उसके तरफ देख भी नहीं रही थी। कबीर ने पहले उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। काजल ने उसके हाथ को झटकते हुए उसको धक्का दे दिया। कबीर को काजल की ये बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि उसको पता था कि काजल का दिल टूटा है। कबीर ने कुछ हिम्मत के साथ फिर से काजल को अपनी तरफ करने की कोशिश की, मगर अंजाम वही हुआ जो कबीर ने सोचा था। इससे पहले कि काजल उठकर वहां से भाग जाती, कबीर ने घुटने के बल बैठकर काजल के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, काजल, मैं जानता हूं कि हम लोगों ने बहुत सा वक्त साथ बिताया। तुम मुझसे नाराज हो और ऐसे करने का हक है तुम्हारा। मैं तुमको गलत नहीं मान रहा हूं, लेकिन मेरी जान, तुमको यह भी समझना पड़ेगा कि मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हारे लिए किया है। मैंने कहा था कि जाओ और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दो, या मैंने कहा कि असासीन बन जाओ? कबीर, अपने गुनाहों का बोझ मुझ पर मत डालो, काजल ने कहा। वो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो कबीर को देख भी नहीं रही थी। नहीं, कोई मुझे ऐसा काम करने को क्यों कहेगा? जो कुछ हुआ है, जो कुछ मैंने किया है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे इस बात को बताने में कोई शर्म नहीं है। हाँ, अफसोस है, जब हम जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो हम लोग रास्ते तलाशते हैं। मेरे गुनाहों की कड़ी भी मेरी इस खासियत को बताती है, मगर साथ में
मैं आप सब लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं शायद से पहला इंसान हूँ जिसको मंजिल भी मिली है इस जिंदगी के बेरहम सफर में। वो मंजिल तुम हो काजल। जब मैं तुमसे मिला था तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी इस दलदल से बाहर आ पाऊंगा। तुम जहां से आए हो वहां जा सकते हो कबीर। अब यहाँ पर कोई भी तुम्हारा नहीं, और कोई हो भी तो उस लिस्ट में काजल सारस्वत का नाम हटा देना। काजल ने कहा, तुम ये काम कर सकती हो काजल, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए जिंदगी से बड़ी बात है। कबीर ने कहा, नाटक मत करो, मैं अब बेवकूफ नहीं बनने वाली। अपने जख्म अपने पास रखो। काजल ने कहा। वो अब कबीर की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। विधि, मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। मैं मानती हूँ कि कबीर जीजू ने कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन वो इंसान बुरे नहीं है। हालात के आगे तो भगवान ने भी सिर झुका दिया था। और कबीर बता रहे हैं ना कि कैसे हालात में उन्होंने इस काम को ज्वाइन किया था। मानसी ने कहा, सॉरी मानसी, मैं तुम्हारी बात को मान नहीं सकती हूँ। अब से पहले तुम कबीर से नफरत करती थी, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। काजल ने कहा, आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? कबीर से अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। मानसी ने कहा। वो हर कीमत पर काजल को समझाने की कोशिश कर रही। काजल की जिद के आगे कबीर की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। वो कहा जाता है ना कि जो किसी से नहीं हारता है वो अपने आप से हार जाता है। कबीर के साथ भी अभी यही हो रहा था। वो काजल के प्यार से हार गया था। वैसे भी वो अपनी गलती मानकर काजल से मौके की उम्मीद में था, लेकिन काजल भी अपनी जगह पर सही थी। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी कि कबीर ने उसके साथ क्या किया है। कार्तिकेय का आना उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कार्तिकेय में कबीर खुद के लिए एक उम्मीद की किरण देख रहा था। शायद कार्तिकेय की बात को सुनकर काजल का दिल पिघल जाए। कार्तिकेय देखो ना, काजल मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि मैंने उससे बात छिपाई है। कार्तिकेय के अंदर आते ही कबीर ने उसको कहा। घर के हालात और कबीर की बात को सुनकर वो समझ गया था कि कबीर का राज काजल के सामने आ गया है। मैं जानता हूं कि कबीर का सच जानकर आप सब लोगों को बहुत धक्का लगा है, मगर मेरी बात का यकीन करिए, कबीर ने उस काम को छोड़ दिया है। कार्तिकेय ने कहा। उसका इशारा काजल की तरफ था। छोड़ देने से गुनाह खत्म नहीं हो जाते। अब वो आजाद है, वो जा सकता है। अब उसको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। काजल ने कहा। मैंने उसको ये ऑप्शन बहुत पहले दिया था कि वो इस दुनिया का नहीं है, मगर काजल भाभी, आपको यकीन नहीं होगा, उसने आपको छोड़कर जाने के लिए मना कर दिया था। आज वो आपके खातिर पूरी दुनिया से लड़ रहा है। उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको मारकर कबीर को वापस लेकर जाना चाहते थे, मगर कबीर ने उन सबको रोक दिया। कार्तिकेय ने कहा, मैंने नहीं कहा था, और मार देते तो अच्छा ही होता। कम से कम इस दुख से तो बच जाती। भाभी, आप अभी भी गुस्से में हैं, इसलिए आपको मेरी बात की गहराई समझ नहीं आ रही है। कार्तिकेय ने अफसोस में कहा। समझने की जरूरत नहीं है कार्तिकेय, तुम खुद सोचो कि अगर कबीर ने तुमको धोखा दिया होता तो तुम क्या करते? काजल ने कहा। वो अभी भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। कबीर अब कार्तिकेय और काजल की बात सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। उसको समझ आ गया था कि काजल को अभी कुछ भी समझाने का फायदा नहीं है। उसने कार्तिकेय का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। जब वो बाहर जा रहा था तो सब लोगों की आंखें भर आई थी। कोई नहीं चाहता था कि कबीर बाहर जाए, मगर जिस इंसान के कारण ये सब हो रहा था, उसने कबीर को जाते हुए भी देख के कुछ नहीं बोला, जैसे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जब कबीर गेट पर पहुंचा, वो रुका। उसने सोचा और कहा, मैं जा रहा हूं काजल, लेकिन तुमको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा। तुम मुझे भूल सकती हो, मैं तुमको नहीं। इतना कह के कार्तिकेय और कबीर बाहर आ गए। वो अभी गार्डन के पास ही आए थे कि तभी कबीर का मोबाइल बजता है। यह नोन नंबर था। कबीर ने कॉल पिक किया और हेलो बोला। फोन पर दूसरी तरफ से बहुत भारी सी आवाज आई और उसने कहा, तू बहुत बड़ा हीरो बन गया है ना, गलती तेरी भी नहीं है। तू अभी तक अकेला था जंगल में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं तुझको मारूंगा और फिर तेरी जगह पर मैं आऊंगा, याद रखना। तो बहुत जल्द मरने वाला है। इतना कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया और कबीर वहीं खड़ा होकर सोचने लगा। हमारी कहानी डॉन नंबर 1 को सुनने और सराहने के लिए आप सभी का